नमस्कार। बुरा भला पर आज प्रस्तुत है राकेश कुमार मिश्र की कुछ कविताएं जो उन्होंने खासतौर पर बुरा भला चैनल के लिए भेजी हैं। राकेश जी मेहसाणा गुजरात में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और साहित्यिक गतिविधियों में भी खूब रुचि रखते हैं। प्रस्तुत है उनकी कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है कोई और काम। कम से कम लिखने का काम तो नहीं ही करना चाहिए था। करना चाहिए था कोई और काम, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम, फूल बेचने का काम, भटके हुए तारों को रास्ता दिखाने का काम, मछलियों को कहानियां सुनाने का काम, सपनों में रंग भरने का काम, बादलों में घर बनाने का काम, किसी टूटे हुए पुल को बचाने का काम, तितलियों की भाषा सीखने का काम, लुप्त हो रही भाषाओं में प्रेम पत्र लिखने का काम, एक लड़की जो देख नहीं सकती उसके लिए किताब पढ़ने का काम, गली के बूढ़े डाकिया से दोस्ती करने का काम, लगातार मर रही चिड़ियों के लिए शोक गीत लिखने का काम। इनमें से कोई भी काम तुम चुन सकते थे, मगर तुमने चुना है दुनिया का सबसे उदास काम। अलविदा कहने की कोशिश में। धुंध के कारण रोशनी कल्पना के बाहर थी। घर छोड़ने से ठीक पहले कुछ कोनों से बुजुर्गों के रोने की आवाजें आई। रास्तों में बच्चों के टूटे हुए चप्पल मिले। दो छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे डरे कदमों से दुनिया के सबसे हताश आदमी के पीछे पीछे। एक औरत जिसे आता था सिर्फ अपना नाम लिखना, वो अपने बच्चों को हवा में प्रार्थना लिखना सिखा रही थी। हमारे हाथों और जेबों में कुछ नहीं था। खाने के लिए थीं कुछ पुरानी यादें, पहनने के लिए थीं उदासी, और ओढ़ने के लिए था उम्मीद का आसमान। अगर कोई हमसे पूछता कि कहाँ जा रहे हो, तो जवाब देते हम वहां जा रहे हैं जहां हमें रोटी मिलेगी। उस जगह का कोई नाम नहीं है। जिंदगी हमारे हिस्से में आई थी किसी हादसे की तरह, पर हमारी पूरी कोशिश थी हमारी मौत घिनौने मजाक में न बदल जाए। हमें थकना नहीं था, हमें चलना था अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए आखिरी सांस तक। मरने का डर नहीं था हमें, हमारा सबसे बड़ा डर था हमारे भीतर का अचरज कहीं खत्म न हो जाए। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उसकी खूबसूरती इसी में थी कि वो रास्ता मुश्किल था। अंतिम आलाप। जिंदगी के इस पड़ाव पर जवानी अतीत का पहाड़ लगती है। जिंदगी के इस पड़ाव पर जवानी अतीत का पहाड़ लगती है। अपने बुढ़ापे को किसी खुली किताब की तरह पढ़ने का मन करता है। छोटी छोटी चीजों को भूलना आम बात हो गई है। नजर हो गई है इस हद तक कमजोर कि अपना नाम तक नहीं पढ़ा जाता। घंटों बैठे चिड़ियों को देखता रहता हूं। अब चींटियों को अपने बहुत करीब पाता हूं। अपनी हथेलियों को देखते हुए किसी आदि मानव की याद आती है। पैर भी लगते हैं इतने पुराने जैसे ये कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। अपना ही शरीर किसी पुराने बक्से की तरह लगता है। अपना ही शरीर किसी पुराने बक्से की तरह लगता है जिसमें अथाह टूटी फूटी स्मृतियां रखी हैं। 4 साल से बेटे का फोन तक नहीं आया। बेटी कभी कभार आ जाती है। पत्नी अगर सपने में कभी दिख जाए तो अचानक से अपनी उम्र भूल जाता हूं। अखबारों को छूने का मन नहीं करता। डायरी लिखने की आदत छूट चुकी है। पुराने पत्रों को छूते हुए डर लगता है। किताबों को पढ़ना अब भी अच्छा लगता है, लेकिन अब वे ईंधन का काम नहीं करती। मुझे कैंसर नहीं है, गठिया भी नहीं, पर मैं मर रहा हूं रोज, हर रोज। दुख के सम्मान में एक कविता। यात्री कृपया ध्यान दें,
अगला स्टेशन जल्द ही आने वाला है। स्टेशन का नाम है दुख। इस यात्रा में भले ही आप इस स्टेशन पर न उतरना चाहें, इस यात्रा में भले ही आप इस स्टेशन पर न उतरना चाहें, पर इस स्टेशन के सम्मान में 2 मिनट के लिए जरूर उतरें। रात के घनघोर अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी निर्जन स्टेशन के कोने में बैठा सारंगी बजा रहा है। उसे जरूर सुने। धन्यवाद। उम्मीद का गीत। यहां तक पहुंचने में जाने कितनी ही बार साइकिल की चेन उतरी, जाने कितनी ही बार हाथ कालिख से रंगे, किसी ताज्जुब से कम नहीं। जाने कितनी ही बार भरभरा कर गिरने के बाद और आत्मा में गठिया होने के बाद भी हम यहां तक पहुंच गए। जिनके भीतर कभी प्यास थी ही नहीं, वे कभी नहीं जान पाएंगे इस उम्मीद के गीत के बारे में, हमारे भरभरा कर गिरने के बाद उठने के बारे में। जिनके भीतर प्यास है, उनके पास हमारे जिंदा रहने की खबर जरूर पहुंचेगी, इस ऐलान के साथ कि तमाम खराब रास्तों के बाद भी एक उम्मीद नाम की साइकिल लेकर निकल पड़ना चाहिए। हमारा इस तरह से बचे रहना, सांस लेना, इस उम्मीद नाम की साइकिल को ताकत देना है, जिसे हर समय में, हर पीढ़ी में, हर युग में कोई ना कोई चलाने जरूर आएगा, बल्कि ढेरों लोग उस साइकिल के सहारे कई खराब रास्तों से गुजरेंगे। पेंसिल। क्या एक 15 सेंटीमीटर की पेंसिल बनाना इतना मुश्किल हो गया है? अगर आप दिन की शुरुआत किसी कंपनी के पेंसिल के साथ कर रहे हैं तो आप बहुत उदास हो सकते हैं। आप उदास हो सकते हैं हमारे समय के घिनौनेपन से, उन कंपनियों के बारे में सोचकर जो कभी सोच नहीं पाएंगी उस बच्चे की उदासी और हताशा के बारे में जो बहुत उम्मीद से एक पेंसिल खरीदने गया था। पेंसिलों का कमजोर होते जाना बड़ी घटना नहीं है, बड़ी घटना है उन हाथों का बेशर्म होते जाना जो पूरी दृढ़ता के साथ हमारी पूरी दुनिया को कमजोर कर देना चाहती हैं। एक पेंसिल की नोक से लेकर हमारी आत्मा तक को ये माना जाए कि पेंसिल की नोकों का कमजोर होते जाना कुछ लोगों के लगातार बेशर्म होते जाने की निशानी है। रोने की भाषा। मां भोजपुरी में रोती हैं, पापा हिंदी में रोते थे, पड़ोसी राजस्थानी में, दोस्तों के पास हैं रोने के लिए अपनी अपनी भाषाएं। इन सब से घिरा हुआ मैं हमेशा कविता में रोता हूं। लोरी। भाषा में घटित भाषा का सबसे प्राचीन संगीत है ये। किसी मां की आत्मा की पुकार है, अपनी संतान के लिए स्मृतियों का उपहार है, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी को। जिन बच्चों के जीवन में था सिर्फ अंधकार, उन्हें सिर्फ लोरियों ने ही सुलाया। बच्चों के मन के आंगन में लगाए गए कुछ फूल हैं जिन्हें कोई मां सींचती है अपनी आवाज से, हर भाषा से परे। हर भाषा से परे ये ममत्व की भाषा है, नींद के आगोश में जा रहे किसी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। कवि का काम। वो इच्छाओं को देखता है हवा में तैरते हुए, बच्चों के खेल से चुराता है थोड़ा सा बचपना, सांवली औरतों की स्मृतियों से बनाता है अपने लिए एक शाम, स्मृतियों को बचाने के लिए बनाता है भाषा के भीतर विशाल गोदाम, गुमशुदा लोगों को लिखता है खत, अपनी भाषा के उस्तादों की कब्रों पर पढ़ता है फातिहा, बेचैन लोगों की रूह के लिए मांगता है दुआएं, किसी माहिर कातिब की तरह समय की पीठ पर लिखता है कुछ इबारतें जिसे लोग पढ़ते हैं अपनी चमकीली आंखों से उसके मरने के बाद। कुछ नई परिभाषाएं। बच्चे बोलते हुए फूल हैं, बच्चे बोलते हुए फूल हैं,
शाम है किसी औरत की हंसी, कलम है शब्दों को खोजने का औजार, बारिश है आसमान का रोना, किताब है छपा हुआ संगीत, प्रेम प्रतीक्षा है, भाषा घर है, एकांत ऑक्सीजन है, मृत्यु विदाई है, क्रांति सपना है, रात नींद का घर है, लिखना अकेलेपन को छूना है और कविता है अधूरेपन का उत्सव। और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।